Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. So before we take up first topic of the day, कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन से एक करेक्शन है. सीपी राधाकृष्णन जी इज़ 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द हिंदू में भी शायद से गलती से लिख दिया था 17th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और मैंने वही आपको एज इट इज़ बताया था, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. ही इज़ 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये बात ध्यान रखनी है. उसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर 10 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस कहाँ गया. तो कभी कभार न्यूज़पेपर्स में जब एक ही टॉपिक हर जगह भरा रहता है, एक ही चीज़ पे चर्चा होती है, तो उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे मैंने 10 सितंबर को किया. उस दिन पूरा का पूरा न्यूज़पेपर जो है वो नेपाल के अंदर जो पॉलिटिकल टर्मोइल था उसके ऊपर था. सारी चीज़ें लगभग उसी के अराउंड थी, तो मैंने अलग से आकर के कैमरे के सामने न्यूज़पेपर एनालिसिस डिस्कस कर दिया उस दिन का. तो वही है उस दिन का जो नेपाल पे वीडियो था, दैट इज़ द न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डे. You need not to worry. Over a period of 1 year, I cover almost everything that is needed from exam point of view. So किसी एक दिन अगर एक दो टॉपिक मैं छोड़ भी देता हूँ तो you need not to worry, मैं अगले दिन उसको कवर कर लेता हूँ. ठीक है, सो डोंट वरी. चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं. दैट इज़ अबाउट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन इन शिकागो हेल्ड इन 1893. इस आर्टिकल की मदद से जो भी बातें हम सीखेंगे दैट कैन बी हेल्पफुल इन एस्से राइटिंग, प्लस जीएस पेपर 1 हिस्ट्री रिलेटेड भी है, एंड जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी से भी रिलेट करके इसको देखा जा सकता है. मेनली द टॉपिक लर्निंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स एंड थिंकर्स. तो उस सेगमेंट से जोड़ करके इस आर्टिकल को देखा जा सकता है. थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, फिर आएंगे कि ये आर्टिकल क्यों छपा है अभी के टाइम में. सी 19th सेंचुरी के एंड तक, यानी कि 1880 1890 तक पूरे दुनिया भर में वेस्टर्न कंट्रीज़ का डोमिनेशन था. मेनली ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों का, और कुछ हद तक अमेरिका का भी डोमिनेशन अब बढ़ रहा था. ये डोमिनेशन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के अलावा इंटेलेक्चुअल डोमिनेशन भी था. दुनिया भर को तो इन्होंने गुलाम बना ही रखा था, तो पॉलिटिकल डोमिनेशन हुआ. दुनिया भर की इकोनॉमी को उन्होंने रीस्ट्रक्चर करके कॉलोनाइज किया हुआ था, तो दैट वाज इकोनॉमिक डोमिनेशन. उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डोमिनेशन भी था. जो आइडियाज़ वेस्टर्न थिंकर्स कहते थे उसी को यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह माना जाता था पूरी दुनिया भर में. मोर और लेस वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स वेयर प्रमोटिंग आइडियाज़ लाइक सेक्युलर ह्यूमनिज्म. सो जो भी ट्रेडिशनल थॉट्स हैं जो भारत जैसे देशों से निकल करके आ रहे थे, जो थोड़ा रिलीजन से जोड़ करके देखा जा सकता था, उसको वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स वुड रिजेक्ट आज डॉगमेटिक थिंकिंग, कि सुपरस्टिशियस डॉगमेटिक थिंकिंग है. इनफैक्ट भारत को तो इन्होंने पूरी तरीके से लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स की तरह ही अनाउंस कर दिया था. भारत के अंदर ऐसी कोई फिलोसॉफिकल थिंकिंग या डीप अंडरस्टैंडिंग पास्ट में नहीं रही है, ऐसा इमेज पेंट करने की कोशिश की कई सारे वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने, इंटेलेक्चुअल्स ने. तो दैट वाज मोर और लेस सिचुएशन बाय 1880s 1890s. कंप्लीट डोमिनेशन, नॉट जस्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बट ऑल्सो इन इंटेलेक्चुअल सेंस. जबकि भारत में एक से एक इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर्स पैदा हुए हैं, महावीर, बुद्धा से लेकर के शंकराचार्य तक, बट देयर थ्योरीज, देयर आइडियाज वेयर रिजेक्टेड एज डॉगमेटिक थिंकिंग. फिर क्या हुआ, 1893 में एक पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स बुलाई गई. दैट वाज फर्स्ट सच पार्लियामेंट. उसके बाद 6 इस तरीके के और पार्लियामेंट हुए, बट 1893 में शिकागो यूएस में फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स बुलाई गई, जिसमें अलग अलग रिलीजन्स के धुरंधरों को, एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया गया, फ्रॉम क्रिश्चियनिटी टू जुडाइज़म, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, इस्लाम, जैनिज़्म. और हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करने पहुंचे स्वामी विवेकानंद जी, और 11 सितंबर 1893 को उन्होंने स्पीच दिया ऑन हिंदुइज्म. उसी तारीख को याद करते हुए, यानी कि कल का दिन 11 सितंबर था, उसी को याद करते हुए ये आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में आज. 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में स्पीच दिया. अपने स्पीच की ओपनिंग में ही सेड
सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बहनों और भाइयों अमेरिका के, और इसके साथ ही रिसीव्ड है स्टैंडिंग ओवेशन। आज के टाइम में तो ये बहुत नॉर्मल सा ओपनिंग लाइन हो गया है, बट उस टाइम के लिए इट वाज वेरी न्यू वे टू ओपन एनी स्पीच। ठीक है, ये तो ओपनिंग की बात हो गई, हाउ ही स्टार्टेड हिज स्पीच। उनके स्पीच की अगर क्रक्स की बात की जाए तो ही नेवर एवर ट्राइड टू एस्टैब्लिश और प्रूव दैट हिंदुइज्म इज सुपीरियर टू एनी अदर रिलीजन। हिंदुइज्म बेहतर है ऐसा उन्होंने कभी इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस ये बताया कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं दे ऑल आर राइट इन देयर ओन वे, और यही है एसेंस हिंदुइज्म का। हिंदुइज्म एक्सेप्ट्स दैट ऑल रिलीजन्स आर राइट इन देयर ओन वे। वो सब अपने अपने जगह पे सही हैं, क्योंकि हिंदुइज्म का एसेंस है टॉलरेंस। सिंस he went there to talk for Hinduism, so he was talking about essence of Hinduism, कि Hinduism per se cannot be considered as a religion in the sense कि which will have a very strict code of conduct, do's and do nots, ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म का मतलब ही, हिंदुइज्म इज बेसिकली अ वे ऑफ लाइफ, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में रीइटरेट किया। हिंदुइज्म के अंदर बस एक ही चीज मानी जाती है, और वो ये है कि देयर इज यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब एक ही सच्चाई है पूरी दुनिया की, और वो है ब्रह्म। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हम और आप सब एक हैं। तत्वत्वम असि, यू एंड मी वी आर सेम। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी कि सब कुछ ब्रह्म ही है, हम और आप अलग नहीं हैं, ये दुनिया अलग नहीं है। द इंटायर वर्ल्ड इज जस्ट वन अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज ब्रह्म, नॉट भ्रम, राइट। इल्यूजन की बात नहीं हो रही है। ब्रह्म मतलब अल्टीमेट रियलिटी, जिसमें हिंदुइज्म बिलीव करता है। हिंदुइज्म की वेदांत फिलॉसफी बिलीव करती है, और स्वामी विवेकानंद जी भी वेदांत फिलॉसफी को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे एट शिकागो स्पीच ऑफ हिंदुइज्म। ही हिमसेल्फ वाज वेदांतिस्ट, उनको कहा जाता है नियो वेदांतिस्ट। उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया स्वामी विवेकानंद जी ने, जिसको कहा जाता है नियो वेदांतिस्ट। जैसे शंकराचार्य जी ने पॉपुलराइज किया द कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैतवाद वेदांत, स्वामी विवेकानंद जी ने बात की अबाउट नियो वेदांतिस्ट। नियो वेदांतिस्ट वो लोग थे या हैं जो मानते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वी आर ultimately all part of one ultimate reality, yet they focus on worldly problems like problem of unemployment, the economic challenges के अलावा political challenges, social evils। तो अद्वैतवाद वेदांत वाले जो हैं वो मेटाफिजिकल लेवल में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वो वर्ल्डली प्रॉब्लम्स को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। नियो वेदांतिस्ट जो हैं दे बिलीव इन वन अल्टीमेट रियलिटी दैट इज ब्रह्म, but yet they focus on worldly problems also, social evils and economic challenges and all। ये एक मोटा मोटा अंतर है नियो वेदांतिस्ट एंड अद्वैतवाद वेदांता में, बट एक सिमिलैरिटी भी है स्वामी विवेकानंद जी के नियो वेदांता में और अद्वैतवाद वेदांता ऑफ शंकराचार्य जी में, कि बोथ बिलीव इन यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्म। तो स्वामी विवेकानंद जी ने यही आइडिया शिकागो स्पीच में रखा कि हिंदुइज्म के अंदर बस एक ही बात मानी जाती है कि हम सब एक हैं, अल्टीमेटली देयर इज जस्ट वन अल्टीमेट रियलिटी। बाकी देयर इज कंप्लीट टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस इन हिंदुइज्म। हर काम अलाउड है हिंदुइज्म में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रोहिबिटेड है, सब ठीक है। और इस कारण से उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म बाकी धर्मों को अपने आप से अलग नहीं मानता। वी बिलीव इन वन कंप्लीट यूनिटी, एंड ही कंडेम्ड सेक्टेरियनिज्म या बिगोट्री एज एन अटेम्प्ट टू ग्रैब पावर बाय मिसयूजिंग द नेम ऑफ रिलीजन। जितने लोग भी धर्म के नाम पे लोगों को डिवाइड करते हैं वो असल में धर्म का मिसयूज कर रहे हैं पावर ग्रैब करने के लिए। अदरवाइज ऑल रिलीजन्स आर लाइक रिवर्स या स्ट्रीम्स ऑफ वाटर विच आर अल्टीमेटली टू मर्ज विद द सेम लार्ज ओशन, ऐसा कहा स्वामी विवेकानंद जी ने। ऊपर ऊपर से देख करके लगेगा कि अलग अलग रीजन अलग अलग बातें कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली ऑल आर टॉकिंग द सेम आइडिया। ऑल अल्टीमेटली एम एट प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड हार्मनी। स्वामी विवेकानंद जी के स्पीच का फायदा क्या हुआ अगर इंडियन कल्चर या इंडियन ट्रेडिशन के लिए
देखे जाए तो लिगेसी ऑफ दिस स्पीच। इस स्पीच के बाद से वेस्टर्न कंट्रीज को भी ये बात समझ आने लगी कि, या वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स को भी ये बात समझ में आने लगी कि इंडियन फिलॉसफी का रूट इतना सुपरफिशियल नहीं है, इंडियन फिलॉसफी में भी काफ़ी डेप्थ है। और उसके बाद से हिंदुइज्म या योगा की फिलॉसफी, स्पेशली हठ योग एंड मेडिटेशन, वाज पॉपुलराइज्ड इन द वेस्ट। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद जी was India's first brand ambassador to the West in modern world, of course. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हाई स्कॉलर्स हैव स्ट्रगल्ड टू डिसाइफर हड़प्पन स्क्रिप्ट। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो आप अपनी हिस्ट्री क्लास में पढ़ते ही हैं। It developed around Indus River and its tributaries, and it prevailed in this time frame of about 3300 to 1300 BC. And ये जो मॉडर्न डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान या नॉर्थ वेस्ट इंडियन रीजन है, वहीं पे हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रिवेल्ड। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कई सारे नए नए इनोवेशंस भी हुए, जैसे स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर सिस्टम, स्टील कार्विंग with metallurgical development, copper, bronze, lead, tin, ये सब चीज़ें मेटलर्जिकल डेवलपमेंट के थ्रू लाई गई। दे ऑल्सो हैड राइटिंग सिस्टम एज वेल, बट उनका राइटिंग सिस्टम में जो अल्फ़ाबेट्स थे वो इस तरह के पिक्टोग्राफिक फॉर्म में थे, इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के राइटिंग स्क्रिप्ट को कहा जाता है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट साइट्स देखे जाए तो मोहनजोदारो, हड़प्पा, गनवेरी वाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा, ये सब हैं। छोटे मोटे मिला करके तो 2000 से भी ज़्यादा साइट्स थे, बट दीज आर 5-6 इंपॉर्टेंट साइट्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी की बात की जाए तो D.R. साहनी साहब ने फर्स्ट एक्सकेवेट किया हड़प्पन सिटी को इन 1921-22। तो चूंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट एक्सकेवेटेड सिटी, दैट इज वाई समटाइम्स दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर उसके थोड़े टाइम बाद ही R.D. बैनर्जी साहब ने 1922 में मोहनजोदारो, जो दूसरा मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसको एक्सकेवेट किया। और फिर 2 साल बाद 1924 में उस टाइम की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने एक आर्टिकल लिखा द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में। वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि न्यू सिविलाइजेशन हैज़ बीन फाउंड अराउंड इंडस वैली, और इसके साथ ही द वर्ल्ड केम टू नो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 1924। तो पहली डिस्कवरी 1921 में D.R. साहनी जी द्वारा हड़प्पा, फिर मोहनजोदारो 1924 में वर्ल्ड को अनाउंस किया गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन साइट का एक मेजर फ़ायदा ये हुआ कि जो इंडियन हिस्ट्री को समझने में एक मेजर गैप था, वो गैप फिल हो गया। अदरवाइज कई सारे हिस्टोरियंस ने, जैसे विंसेंट स्मिथ वगैरह ने लिखा है कि इंडिया जम्प्ड फ्रॉम स्टोन एज टू बुद्धिस्ट स्तूपा एज, बीच में कुछ था ही नहीं। बट वो सच्चाई नहीं थी, वो हमें मिला नहीं था कुछ बीच के बारे में। इस कारण से हमें लगता था कि देयर वाज नथिंग इन बिटवीन द स्टोन एज एंड एज ऑफ स्तूपास ड्यूरिंग बुद्धिज्म, यानी कि 600 BC के आसपास। लेकिन बीच में एक मेजर सिविलाइजेशन भी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी डिस्कवरी के साथ ही दैट गैप वाज फिल्ड। और इससे यह भी पता चला कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन थे दुनिया के, अर्लियर सिविलाइजेशन जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन अराउंड नाइल रिवर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अराउंड यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर, उनका कॉन्टेम्प्ररी हुआ करता था इंडियन सिविलाइजेशन। तो हमारे यहाँ पे भी सिविलाइजेशन वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइम में डेवलप हुआ है इन इंडिया। ये 2 चीज़ें हुई विथ डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन साइट्स। लेकिन हड़प्पन साइट्स को लेकर के आज भी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, यानी कि बहुत सारी बातें हमें उसके बारे में नहीं पता है। एक, आखिर हड़प्पन साइट्स का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ? 1900 BC के आसपास से उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। 1300 तक तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन आखिर ये डिक्लाइन हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स? क्या
रेनफॉल कम होने लगी, रिवर ने अपना कोर्स शिफ्ट करना शुरू कर दिया फ्रिक्वेंटली, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि इट वाज बिकॉज ऑफ इन्वेजन बाय आर्यंस। ये थ्योरी ही है अभी तक दोनों, इसको कंक्लूसिव तरीके से इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन। दूसरा जो हमारा सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका बाकी सिविलाइजेशंस के साथ मेसोपोटामियन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ कितना रिलेशन था, किस किस तरीके का रिलेशन था, उसके बारे में कुछ खास नहीं पता चला है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो अगर पता चल जाए तो बाकी सारी चीज़ें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चल जाए, वो है उनका स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। उनका जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है उसको अभी तक हिस्टोरियंस या एक्सपर्ट्स डिसाइफर या इंटरप्रेट नहीं कर पाए हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी क्या किया जा रहा है, ये करंट न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक गैदरिंग बुलाई है। दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया गया है, हजारों की संख्या में एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया गया है इन ऑर्डर टू वर्क ऑन हरप्पन स्क्रिप्ट। ऐसे एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी हरप्पन स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे उनको बुलाया गया है विथ द एम ऑफ डिसाइफरिंग हरप्पन स्क्रिप्ट। इसको अगर डिसाइफर कर लिया तो लगभग सब चीज़ें ही पता चल जाएंगी। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उनका ट्रेड रिलेशंस कैसा था, लोकल गवर्नेंस कैसा था, सब कुछ पता चल जाएगा अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखते हैं कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था, वाई स्कॉलर्स हैव स्ट्रगल टू डिसाइफर द हरप्पन स्क्रिप्ट। इस आइडिया से रिलेटेड मैंने ये प्रश्न बना करके दिया है कि आखिर स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में दिक्कत क्या है। तो लेट अस सी डायरेक्टली द आंसर में द चैलेंज इन डिसाइफरमेंट। सबसे बड़ा चैलेंज है एब्सेंस ऑफ एनी रोसेटा लाइक स्टोन। रोसेटा लाइक स्टोन का क्या मतलब है, देखिए समझ रही है। पहले कहीं कहीं पे आप देखते हैं ना, कोई बात दो भाषाओं में लिखी रहती है, अंग्रेजी में भी लिखी है, हिंदी में भी लिखी है, बगल में असमीज में भी लिखी है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको सिर्फ अंग्रेजी आती है तो भी आप असमीज भाषा को डिसाइफर कर पाओगे कि अच्छा यही बात बगल में लिखी है असमीज में, तो इसका मतलब असमीज भाषा या उसकी स्क्रिप्ट बेसिकली ऐसी ऐसी है। तो इफ द सेम इंफॉर्मेशन इज रिटन इन 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड यू नो वन ऑफ द 3, या if the same information is written in 2 different scripts and if you know if any one of the script, then it becomes easy for you to decipher other. इस तरीके का एक स्टोन जिसको कहा गया रोसेटा स्टोन, वो मिला इन 1799, जिसमें 3 अलग अलग इंस्क्रिप्शंस थे, ग्रीक, डेमोटिक एंड दिस इजिप्शियन स्क्रिप्ट जिसका हायरोग्राफिक नाम है। अब ग्रीक स्क्रिप्ट को पहले ही डिसाइफर किया जा चुका था, इस कारण से ये इजिप्शियन स्क्रिप्ट को भी हम लोग समझ पाए बिकॉज ऑफ दिस रोजेटा स्टोन। आपको ग्रीक पढ़ना आता है, ठीक है, आपको ये पढ़ना आ गया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब ये है। सो दैट काइंड ऑफ रोजेटा स्टोन जहाँ पे अलग अलग स्क्रिप्ट्स में बातें लिखी हों, जिसमें एक स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी है, ऐसा कुछ मिला नहीं है अभी तक। दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन डिसाइफरमेंट। अदरवाइज ज़्यादातर स्क्रिप्ट ऐसे ही डिसाइफर हुए हैं, उनका कोई इस तरीके का रोजेटा स्टोन मिला है। लैंग्वेज बेस क्या है वो भी नहीं पता। टेक्स्ट भी बहुत लंबे नहीं होते, मैक्सिमम 4 से 5 कैरेक्टर में ही लिखे जाते हैं। भाई लंबी लिखावट होगी, पूरा एक पेज लिखा होगा तब तो कुछ समझ पाएंगे हम। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है और 4 से 5 साइन के बाद खत्म हो जाता है लिखावट। एम्बिग्विटी है सिंबल्स में भी, सिंबल भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके के। तो ये सब समस्याएं जिस कारण से अभी तक स्कॉलर्स हैव स्ट्रगल टू डिसाइफर हरप्पन स्क्रिप्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अबाउट परसीवरेंस मिशन ऑफ नासा। ये नासा का मार्स रोवर मिशन है जिसका नाम है परसीवरेंस मिशन। रोवर प्रोजेक्ट्स वो होते हैं या रोवर मिशंस वो होते हैं जो किसी दूसरे सेलेसियल बॉडी पे जा करके लैंड करके उस पर फिर मूव भी करते हैं, ऐसे मिशन को कहा जाता है रोवर मिशन। तो नासा ने परसीवरेंस मिशन भेजा विच वाज मार्स रोवर मिशन। इट टुक ऑफ इन जुलाई 2020 एंड इट लैंडेड ऑन सरफेस ऑफ मार्स इन फरवरी 2021।
तब से ये रोवर मिशन अलग अलग इंफॉर्मेशन अर्थ पे भेज रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मार्स सरफेस। और हाल फिलहाल में इसने एक इंफॉर्मेशन भेजी है विच कैन बी कंसिडर्ड एज पोटेंशियल बायोसिग्नेचर ऑन मार्स। पोटेंशियल बायोसिग्नेचर का मतलब साइंस दैट मे इंडिकेट दैट देयर वाज लाइफ और देयर इज लाइफ ऑन द मार्स सरफेस। बायोसिग्नेचर का मतलब ऐसे कुछ हमें संकेत मिले जिससे हम कह पाएं कि शायद से यहाँ पे लाइफ पहले थी या प्रेजेंट टाइम में है। ऐसे कुछ बायोसिग्नेचर्स मिले हैं ऑन मार्स सरफेस बाय द रोवर परसीवरेंस मिशन ऑफ नासा। वो बायोसिग्नेचर्स हैं क्या? असल में परसीवरेंस मिशन ने पाया है सम ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब होते हैं। दीज ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे हम लोग भी, हम इंसान भी, या कोई भी लिविंग एंटिटी यही ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड से बनी है। तो इसीलिए दे आर ऑल्सो समटाइम्स नोन एज बायोमोलिक्यूल्स बिकॉज दे सपोर्ट लाइफ। इस तरीके के कुछ ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स मिले हैं ऑन मार्स सरफेस, सो दैट इज वाई इट इज बीइंग नोन एज बायोसिग्नेचर। बट ध्यान रहे, mere detection of such organic carbon compounds is not a guarantee या direct evidence of presence of life on Mars surface either in present or in past। क्योंकि इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि नॉन लिविंग प्रोसेसेस से भी बन सकते हैं। इससे कोई केमिकल रिएक्शन, मेटीरियर इम्पैक्ट से भी बन सकता है। और ये भी संभव है कि जैसे अर्थ पे भी पहले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए और उसके बाद धीरे धीरे इनके अंदर से लाइफ डेवलप होनी शुरू हुई। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी आ रहे हैं, फ्यूचर में वहाँ पे लाइफ डेवलप हो, अभी लाइफ ना हो। ये भी संभव है कि पास्ट में वहाँ पे लाइफ होगी जिनके ट्रेसेस वहाँ पे मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। दैट इज वाई नाउ दिस रोवर परसीवरेंस मिशन ऑफ नासा विल ब्रिंग बैक रॉक सैंपल्स फ्रॉम मार्स सरफेस, जिसको और फर्दर स्टडी किया जाएगा इन ऑर्डर टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यूली डिस्कवर्ड गीको हैज बीन नेम्ड आफ्टर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ असम। इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लुक, सो ए न्यू गीको स्पेसीज हैव बीन फाउंड। गीको के अंदर भी बेंट टोड गीको कैटेगरी का एक स्पीसीज फाउंड हुआ है इन दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, और इसका नाम रखा गया है साइटोडैक्टिलस वन रक्षा। ये जो वन रक्षा टाइटल दिया गया है टू दिस न्यूली फाउंड स्पीसीज दैट हैज़ बीन डेडिकेटेड टू असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर इट्स रोल इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो नया स्पीसीज मिला है असम के अंदर, ये क्या है? फ्रॉग है, गीको है, स्नेक है, बटरफ्लाई, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी के लिए तो काफ़ी सरल सवाल हो गया, बट एग्जाम में आपको ये फैक्ट याद होना होगा। तो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू मे सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। लिटरेसी रिलेटेड जो प्रश्न था पूछा गया, इसमें कौन से इनकरेक्ट है? दोनों इनकरेक्ट हैं, क्योंकि 95% क्राइटेरिया होता है लिटरेसी के लिए, 100% नहीं होता है। एंड हिमाचल प्रदेश इज 5th नॉट 4th स्टेट या यूनियन टेरिटरी टू बी डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट। इसरो से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है। SSLV डज नॉट यूज क्रायोजेनिक फ्यूल। सो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही हैं। जियो टैगिंग से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है। इट डज नॉट ओनली रिक्वायर ऑन इंटरनेट कनेक्शन, इट रिलाई ऑन GPS टेक्नोलॉजी एज वेल। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।